प्रेसिडेंसी अपनी लाजवाब तहजीब के लिए मशहूर शहर लखनऊ के हृदय में मौजूद ये इमारत न सिर्फ अवध के नवाबों और बादशाहों के उत्थान पतन की गवाह है, बल्कि ब्रिटिश हुकूमत की ज्यादतियों और उसके लिए चुकाई गई कीमत की दास्तान बयान करती है। 1764 ईस्वी में मुगल बादशाह और अवध के नवाब की संयुक्त सेना बक्सर में ब्रिटिश सेना से हार गई। नतीजा हुआ अंग्रेजों की ओर से नई नई संधियों और मांगों को अवध पर थोपना। इन्हीं में से एक मांग थी ब्रिटिश प्रतिनिधि को अवध के दरबार में नियुक्त किया जाना। जनवरी 1774 में नथानियल मिडलटन को फैसलाबाद स्थित अवध के दरबार में प्रथम प्रेसिडेंट के तौर पर नियुक्त किया गया। 1775 में अवध की राजधानी फैसलाबाद से लखनऊ स्थानांतरित होने के बाद ब्रिटिश रेजिडेंट के रहने के लिए गोमती के दक्षिणी किनारे पर शेख साधों से कुछ जमीनें खरीदी गई। ये पूरा क्षेत्र यही कोई 33 एकड़ में फैला हुआ था। रेजिडेंट के रहने की यही जगह रेजिडेंसी कहलाती। नवाब सआदत अली के दौर में 1800 ईस्वी के आसपास रेजिडेंसी की ज्यादातर इमारतें अपने भव्य रूप में तैयार हो चुकी थी और इसी के साथ ब्रिटिश हुकूमत और अवध के नवाबों और बादशाहों के मध्य सत्ता के लिए कशमकश की शुरुआत हो गई। आखिरकार 7 फरवरी 1856 को अवध के बादशाह वाजिद अली शाह को अयोग्य करार देते हुए उनसे बादशाह छीन गई। इधर नवाबी हुकूमत की जगह कंपनी बहादुर की हुकूमत ने ली। 10 मई 1857 को कुछ सिपाहियों ने मेरठ में अंग्रेज अफसरों की मनमानी के खिलाफ बगावत कर दी और दिल्ली पहुंचकर मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर से नेतृत्व की गुहार लगाई। अब क्या था, मुगल बादशाह का नेतृत्व मिलते ही बगावत ने इंकलाब यानी क्रांति की शक्ल अख्तियार कर ली। बादशाह वाजिद अली शाह के बेटे बिरजिस बद्र को अवध का नवाब घोषित करके नवनियुक्त नवाब की मां बेगम हसन महल के नेतृत्व में क्रांति की ज्वाला अवध के ऊंचे ऊंचे में फैल गई। क्रांतिकारियों ने रेजिडेंसी पर निरंतर प्रचंड हमले किए। दिन प्रतिदिन आग के गोलों की बारिश से रेजिडेंसी परिसर के भवन ध्वस्त होते रहे। इसकी मुक्ति के लिए आगे बढ़ते हुए एब्लॉक तथा आउटर को भारी क्षति उठानी पड़ी। ब्रिटिश सेनाध्यक्ष कॉलिन कैम्पबेल के नेतृत्व में कानपुर से आई मदद और ग्रांट की सेना को ये अनुभव हो गया कि लखनऊ पर नियंत्रण रखना असंभव है। उसने 22 नवंबर की अर्धरात्रि अंग्रेजों को रेजिडेंसी खाली करके निकल जाने का आदेश दिया। इसके बाद लखनऊ क्रांतिकारियों के नियंत्रण में आ गया। अंग्रेजों द्वारा इस पर दोबारा नियंत्रण लगभग 1 वर्ष पश्चात अवध की सेनाओं के कठोर प्रतिरोध के बाद ही प्राप्त किया जा सका। किंतु 86 दिनों की घेराबंदी ने रेजिडेंसी को 1857 की क्रांति के दौरान हिंदुस्तान के लोगों द्वारा बहादुरी से लड़े गए युद्ध का और यहाँ फंसे ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा रेजिडेंसी को बचाने के लिए दिखाए गए कौशल का प्रतीक बना दिया। आज जिस प्रवेश द्वार से प्रवेश करते हैं इसे बेली गार्ड गेट के नाम से जाना जाता है। इस प्रवेश द्वार का निर्माण नवाब सआदत अली खान ने 19वीं सदी के आखिर में लखनऊ के रेजिडेंट कैप्टन बेली के सम्मान में कराया था। इसीलिए ये बेली गार्ड गेट के नाम से प्रसिद्ध हो गया। बेली गार्ड गेट से आगे बढ़ते ही दाईं ओर 1851 में बनी इमारत कोषागार के रूप में प्रयुक्त हुई थी। कोषागार से आगे एक भव्य इमारत के अवशेष हैं। ये बैंक्वेट हॉल यानी दावत खाना है। इसका निर्माण नवाब सआदत अली खान ने कराया था। संपूर्ण रेजिडेंसी परिसर में शायद ये सबसे शानदार इमारत थी। इसके शानदार कक्ष और सभागार झाड़ फानुसों, आईनों तथा रेशमी दीवान से सज्जित थे। प्रथम तल पर गजकारी द्वारा निर्मित
फायरप्लेस के अवशेष अभी भी संगमरमरी आभा देते हैं। मुख्य प्रवेश मंडप में स्थित क्षतिग्रस्त फव्वारा काले और सफेद संगमरमर की कलात्मक पच्चीकारी का अद्भुत नमूना है। बैंक्वेटिंग हॉल से ठीक उल्टी दिशा में बाईं ओर रेजिडेंसी सर्जन डॉक्टर फेरर के घर के अवशेष हैं। डॉक्टर फेरर के घर के आगे बाईं ओर इमारतों का परिसर बेगम कोठी के नाम से मशहूर है। बेगम कोठी प्रारंभ में नवाब आसिफउद्दौला के स्वामित्व में थी। कालांतर में इसे कुछ यूरोपीय लोगों को बेच दिया गया। उन्होंने यहाँ यूरोपीय वस्तुओं का व्यवसाय भी किया। बाद में बादशाह नसीरुद्दीन हैदर की विलायती बेगम यहाँ रहा करती थी। उनकी मृत्यु के पश्चात उनकी सौतेली बहन शरफुन्निसा ने ही यहाँ परंपरागत अवधी स्थापत्य शैली में एक खूबसूरत मस्जिद और एक इमाम बाड़े का निर्माण करवाया। इमाम बाड़ा इंडो यूरोपियन शैली के बेजोड़ का एक सुंदर नमूना है। बेगम कोठी से उत्तर पश्चिम में 3 मंजिला शानदार इमारत ब्रिटिश रेजिडेंट के उपयोग हेतु बनाई गई थी। यही मूल रेजिडेंसी भवन है, जिसके कारण ये संपूर्ण परिसर रेजिडेंसी के नाम से विख्यात हुआ। पूर्व दिशा में स्थित मुख्य द्वार एक सुंदर पोर्टिको से सज्जित था। पश्चिमी भाग में ऊंचे स्तंभों से युक्त एक चौड़ा बरामदा था। छत पर पहुंचने के लिए उत्तर और दक्षिण दिशाओं में स्थित 2 बुर्जियों में घुमावदार सीढ़ियां थीं। इस इमारत में अनेक ऊंची खिड़कियां थीं। छतों को इतालवी शैली की गुंबदों से सुसज्जित किया गया था। इसके दक्षिणी भाग में गहरे तहखाने थे, जिनसे अंग्रेजों को लखनऊ की भयंकर गर्मियों में काफी राहत मिलती थी। 1857 की घेराबंदी के समय रेजिडेंसी के अंदर घिरी हुई यूरोपीय महिलाओं एवं बच्चों ने इस भवन के अंदर शरण ली थी। मॉडल कक्ष के रूप में प्रयुक्त इस गैलेक्सी भवन में वर्तमान में 1857 स्मृति संग्रहालय स्थापित है। इस संग्रहालय में लिथोग्राफ, उत्खनित वस्तुएं, रेजिडेंट की घेराबंदी का डायोरामा तथा 1857 की क्रांति से संबंधित अन्य वस्तुएं प्रदर्शित की गई हैं। थॉमस मूर के द्वारा 1873 में बनाया गया एक मॉडल उन गिनी चुनी यादों में से है जो रेजिडेंसी की 1857 से पहले की स्थिति को दर्शाता है। मुख्य रेजिडेंसी भवन से उत्तर पश्चिमी दिशा में सेंट मैरी चर्च और कब्रिस्तान मौजूद है। चर्च को सन 1810 में गोथिक शैली से निर्मित किया गया था। अब इसके मात्र 2-3 फीट ऊंचे अवशेष ही मौजूद हैं। चर्च का उपयोग घेराबंदी के समय अन्नागार के रूप में भी हुआ था। चर्च के चारों ओर एक कब्रिस्तान है। 1857 की घेराबंदी के समय मृतकों की अत्यधिक संख्या के कारण उन्हें चर्च के पास ही एक संक्षिप्त प्रार्थना के साथ दफना दिया जाता था। इसके दक्षिण में एक बूचड़खाना, भेड़घर तथा तत्कालीन वित्त आयुक्त गवर्नर का घर, ब्रैकेट कोड, सेना की बैरकें, अस्तबल, सिख स्क्वायर, साथ ही कुछ धनी व्यापारियों के घर भी थे। इनमें से कुछ इमारतों के अब अवशेष ही मौजूद हैं। पुरातात्विक अन्वेषणों से यहाँ की सुंदर जल निकास प्रणाली का भी पता चला है। रेजिडेंसी की टूटी हुई दीवारें, तोप के गोलों से छली इमारतों के अवशेष, इसके परिसर में चुपचाप खड़ी तोपें और बीच बीच में इस चुप्पी को तोड़ते स्तंभों और दीवारों पर लिखे अभिलेख 1857 में दूसरी दास्तान कहते हुए महसूस होते हैं। एक ऐसी दास्तान जिसे सुनकर आजादी और आत्मसम्मान के लिए अपने पूर्वजों द्वारा दी गई कुर्बानी पर गर्व होता है। आइए हम सब मिलकर इनकी सुरक्षा करें, इन्हें स्वच्छ और सुंदर बनाए रखें, जिससे हमारी आने वाली पीढ़ियां भी आजादी की जंग की प्रतीक अपने पूर्वजों की छाती पर